हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड में। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉजेस एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो कि हमारे पेपर 2 का यूनिट 2 का एक पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस, कि क्या कॉज है इंडियन पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ का, और जो रेमेडियल मेजर्स है कि इस रैपिड ग्रोथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। पहले अगर हम देखें तो जो साइज़ और जो ग्रोथ है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो हम पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम पूरी की पूरी वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन की पोजीशन को देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो इंडिया की है। और जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का नियरली 1/5 जो है वो सिर्फ इंडिया में रहता है। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस वाज अबाउट 1.2 बिलियन। अगर हम 2011 के सेंसस को लें तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो है 1.2 बिलियन। और अगर देखा जाए तो 2001 जो है 2001 के बाद जो मतलब 2001 से 2011 का जो पीरियड है उस बीच में अगर हम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको देखें तो 181.5 मिलियन जो है वो ऐड हुई है पॉपुलेशन 2001 से लेके 2011 के बीच में। तो India added 181.5 million to its population since 2001, slightly lower than the population of Brazil। और ये जो population increase हुई है, जो population सिर्फ increase हुई है in 10 years में, that is 181.5 million, वो slightly lower है ब्राज़ील की total population से। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ग्रोथ हुई है इंडिया में। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन का तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कितनी ज़्यादा है। इंडिया जो है वो अगर उसका हम वर्ल्ड सरफेस जो एरिया अगर देखें तो वो 2.4% है। मतलब टोटल वर्ल्ड जो है उसका अगर एरिया देखें, टोटल वर्ल्ड का अगर एरिया मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है वर्ल्ड के हिसाब से वो सिर्फ 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन जो है 17.5% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में है। सो अकॉर्डिंग टू द 2017 रिविजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, यानी 2017 का जो रिवाइज जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.32 बिलियन है 2017 के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट देखें इंडिया में तो वह 1.2% है और 94th है इन द वर्ल्ड। किस ईयर में? 2013 की ईयर में। सो ड्यूरिंग 1975 एंड 2010 द पॉपुलेशन डबल टू 1.2 बिलियन। 1975 और 2010 के बीच में ही जो पहले मतलब पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन डबल होके 1.2 बिलियन तक पहुंच गई। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बिलियंथ मार्क यानी अपने बिलियन मार्क पे कब आई थी? 1988 में। और इंडिया जो है ये बोला जा रहा है अभी अकॉर्डिंग टू स्टडीज या सर्वे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाली है 2024 तक। पॉपुलेशन उसकी जो है वो चाइना से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड होने वाली है चाइना को पीछे छोड़ के 2024 तक। अब ये जो कॉज क्या है, मतलब ये जो रैपिड ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन में हो रहा है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है? पहली बात तो बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट है। बर्थ रेट के कंपैरिजन में जो डेथ रेट है वो लो है। और इमाइग्रेशन है। इमाइग्रेशन मतलब बाहर से जो लोग इंडिया में आके बस जाते हैं। माइग्रेशन देखा जाए तो दो टाइप की होती है, एक इमाइग्रेशन होती है, एक ई माइग्रेशन होती है। इमाइग्रेशन मतलब जो बाहर से लोग आके किसी एक कंट्री में बसते हैं, जैसे अभी इंडिया के अंदर अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो इमाइग्रेशन हुआ। और ई माइग्रेशन होता है अगर इंडिया से बाहर की तरफ लोग जा रहे हैं, मतलब अगर इंडिया से लोग बाकी की कंट्रीज में जा रहे हैं तो वो ई माइग्रेशन हुआ। तो इंडिया की पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ का कारण इमाइग्रेशन है, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं तभी जाके पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम देखते हैं पहले कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट। अब मोर्टेलिटी रेट मतलब एक तरह से हो गया डेथ रेट। तो मोर्टेलिटी रेट का क्या जो डिक्लाइन हो रहा है यानी डेथ रेट जो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, उसका क्या रीज़न है? पहली बात तो एलिमिनेशन ऑफ फेमिन्स। फेमाइंस मतलब होते हैं जो वो आते थे ना पहले
फेमाइन बंगाल फेमाइन वगैरह हो जाता था, मतलब अकाल पड़ जाता था। तो वो पहले बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था, बट अभी जो है एलिमिनेट होता जा रहा है। फेमाइंस जो है काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो पहले फैलती थी जैसे लार्ज स्केल पे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सारे के सारे जो है डिजीजेस है, ये पहले बहुत ज़्यादा फैला करते थे, लेकिन आजकल उतना ज़्यादा हमको सुनने में नहीं आता है। ये सब कंट्रोल हो चुका है एक तरह से। और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली ये सब जो है कंट्रोल क्यों हुआ है, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारी जो है नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं पहले से, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इम्यूनाइजेशन जो है वो अवेलेबल है, ड्रग्स अवेलेबल है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मेथड्स अवेलेबल है, नई नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है अब हमारे पास, तो इसलिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो चुका है मॉर्टलिटी रेट। सैनिटेशन एंड हाइजीन, काफ़ी हद तक सैनिटेशन एंड हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन रहता है तब बीमारियां फैलने से रुक सकती हैं। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मोर्टेलिटी रेट कम होता है। और सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अब काफ़ी हद तक जो है अगर आप इम्प्योर वाटर पीते हो, गंदा पानी पीते हो, तो उससे भी काफ़ी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो अगर सप्लाई ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्योर है, तो काफ़ी सारी बीमारियां जो है ऐसे ही आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सारे थे डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट के कॉजेज़। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट के कॉजेज़ को हम अगर देखें तो पहले इकोनॉमिक कॉजेज़ देखते हैं कि जो बर्थ रेट है वो क्यों बढ़ रहा है, उसकी कॉजेज़ क्या है। इकोनॉमिक जो कॉजेज़ है वो ये है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हाई लेबर डिमांड। जो हमारे यहाँ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारा जो इंडियन सेक्शन है उनकी इनकम जो है एग्रीकल्चर के थ्रू ही आती है। और एग्रीकल्चर की डिमांड होती है लेबर की। अब बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है एग्रीकल्चर में। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर हम बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर में, हमारी जो लेबर की डिमांड है उसे पूरा करेंगे। सो इसलिए जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। काफ़ी गांव वगैरह में जहाँ पे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, और इसका यही रीज़न होता है कि लेबर डिमांड जो है उसको मीट करेंगे वो बच्चे। फिर स्लो अर्बनाइजेशन एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ विलेजेस, अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं है और विलेजेस ज़्यादा है, तो क्योंकि विलेजेस जो होते हैं वहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है कि बर्थ रेट कम कैसे करना है, उसके क्या मेथड्स है प्रिवेंशन के, या फिर जो है मतलब जो है कम बच्चे पैदा करने का क्या फ़ायदा है, वो सब गांव में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। सो एक तरह से देखा जाए तो अर्बनाइजेशन अगर स्लो है और प्रीडोमिनेंस है विलेजेस की, तो बर्थ रेट बहुत हाई हो जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन होती है लोगों में, अवेयरनेस की एजुकेशन होती है। फिर अब हम देखें तो नेक्स्ट फैक्टर है पॉवर्टी। पॉवर्टी होती है लेबर एज इकोनॉमिक असेट। अब अगर लोगों में पॉवर्टी है तो उनको लगता है जितने ज़्यादा हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उतना ज़्यादा वो लोग काम करेंगे और उतना ज़्यादा हमारे घर पे पैसे आएंगे, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर अगर हम सोशल फैक्टर्स को देखें तो नियर यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। सोशल रीज़न यही है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो हर किसी को शादी करनी ज़रूरी ही है। इट इज़ नियर यूनिवर्सैलिटी, मतलब ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि मैरिज जो है वो होनी ही है। सो अगर मैरिज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो है वो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करेंगे। सो ये एक रीज़न है। फिर लोअर एज एट मैरिज, इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस भी जो है अभी भी प्रिवेल करती हैं, जबकि पहले तो बहुत ज़्यादा ही थी। और ये एक रीज़न है हाई बर्थ रेट का। और अभी भी हालांकि अगर देखा जाए तो लो एज जो है मैरिज की, लोग अगर 18, अभी अगर मिनिमम एज है तो लोग 18 में ही शादी करा देंगे, 19 में ही शादी करा देंगे, और इसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो बर्थ रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस, बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं जैसे कि डिमांड ऑफ मेल चाइल्ड। काफ़ी सारे मतलब जगहों पे ये माना जाता है कि अगर मेल चाइल्ड है तभी जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। या फिर जो भी सुपरस्टिशंस होते हैं, कोई अलग अलग सुपरस्टिशंस होते हैं कि मेल चाइल्ड होना ज़रूरी है, तो अब मेल चाइल्ड अगर चाहिए किसी के यहाँ, अगर डॉटर बॉर्न हो गई तो वो फिर से ट्राई करेंगे एक मेल मेल चाइल्ड के लिए। अगर सेकेंड टाइम नहीं हुआ तो थर्ड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम नहीं हुआ तो फोर्थ टाइम करेंगे, तो ऐसे करते करते जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है।
जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी अगर देखा जाए तो फिर वही बहुत सारे प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो लैक ऑफ एजुकेशन, यूज ऑफ पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव इज पुअर, फर्टैलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एजुकेशन। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, अगर किसी को पता ही नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, तो उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन, ऑब्वियसली उनको कॉन्ट्रासेप्शन का आइडिया नहीं है तो पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस अगर एजुकेशन है तो फिर फर्टेलिटी जो रेट है वो कम होती है, क्योंकि उनको कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स पता होते हैं। सब प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन हो गई तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? एक तो लो पर कैपिटा इनकम हो जाती है। इनएडुकेट फूड प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जो लैंड है वो तो उतनी ही रहेगी और फूड प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। तो एक तरह से इनएडुकेट फूड प्रोडक्शन हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी की गड़बड़ हो जाती है। ग्रोइंग इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अगर बहुत सारे लोग होंगे, जॉब्स तो बढ़ नहीं जाएंगी, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर बहुत सारे लोग हैं एक फैमिली में, आप देखते हो अगर 4-5 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली जितना कि आप एक बच्चे पे फोकस कर सकते हो उतना आप 4-5 बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, ना अपने खुद के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आप फोकस कर पाओगे। एजुकेशन अच्छी तरह से नहीं होगी, मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसे उतने ही रहेंगे लेकिन स्पेंड करने के लिए मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास सेविंग्स उतनी नहीं होगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा बहुत हद तक, उनकी जो है यूजेस सॉरी जो उनकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो बढ़ती जाएंगी तो वो इन्वायरमेंट पे ही हावी होंगे और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। रेमेडीज़ फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या रेमेडीज़ हम अपना सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए? इसको भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे: इकोनॉमिक मेजर्स, सोशल मेजर्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इकोनॉमिक मेजर्स में अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ताकि सबका जो है नीड्स फुलफिल हो सके, और इसकी वजह से उनको ऐसा ना करना पड़े कि बहुत सारे मतलब हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अर्बन और रूरल एरियाज़ में। आप बोल सकते हो कि जो मनरेगा जो है 2005 की स्कीम, वो काफ़ी हद तक एक अच्छी स्कीम है, उस तरह की और इनिशिएटिव्स होने चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। जो है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सोशल मेजर देखा है तो एजुकेशन मतलब आप लोगों को अवेयर कर सकते हो एजुकेशन के थ्रू, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बता सकते हो जिससे कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके, और जो है इम्पोर्टेंस एक स्मॉल फैमिली की क्या है वो उनको समझानी चाहिए। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन की स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहिए। उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज इतने सारे अगर वो चिल्ड्रन को बर्थ देंगे, चाइल्ड बर्थ होंगे अगर इतने सारे, तो उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। रेजिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अगर आप रेज करोगे मिनिमम एज तो उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। एड्रेसिंग रिलीजियस सुपरस्टिशंस। ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं जिन पे लोग बिलीव करते हैं कि मेल चाइल्ड होना ज़रूरी है, मेल चाइल्ड से मोक्ष मिलता है, एंड ऑल दैट, उन सबको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सॉरी या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें क्या है, आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो। इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स कर सकते हो, उसमें क्या आप बता सकते हो, जैसे आप इंसेंटिव्स दे सकते हो अगर आप 1 या 2 ही बच्चे पैदा करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बच्चों की एजुकेशन में हेल्प मिलेगी, या इस तरह के कुछ भी इंसेंटिव्स आप दे सकते हो। फिर फैमिली प्लानिंग सेंटर्स बना सकते हो, नॉन टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करो, रिसर्च करो। फिर रोल ऑफ एनजीओज, वेद हकीम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को जो है प्रमोट करो, मदर्स हेल्थ को आप जो है प्रमोट करो। क्रिटिकल अप्रेजल, ओवर एम्फोसिस ऑफ ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नेगेटिंग एजुकेशन एंड पोवर्टी एलिवेशन एंड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्रिटिकल अप्रेजल में अगर हम देखें तो क्या था कि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ही बस एम्फेसाइज किया गया था, और इस चक्कर में जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उसको नेगलेक्ट किया गया, एंड पॉवर्टी एलिवेशन को भी ज़्यादा एड्रेस नहीं किया गया। इन अप्रोप्रिएट
effectiveness of contraceptive measures and shifting family planning approach. Entire 1950s जो है वो clinical approach में गया, planning parenthood method of western countries, voluntary acceptance of the family planning measures, extension approach जो है focus on oral contraceptive पे था, कैंप अप्रोच था जैसे फोकस ऑन स्टेरिलाइजेशन कोअर्सिव फिटनेस। अब जो कैंप अप्रोच है वो हमने देखा ही था, जिस इमरजेंसी के टाइम पे जो किया गया था फोर्सफुल जो स्टेरिलाइजेशन किया गया था वो बताया गया है। देन कैफेटेरिया अप्रोच है। तो ये सारे जो है वो हमारे क्रिटिकल अप्रेजल्स में आ जाते हैं। फिर CPR जो है, ओल्ड कपल्स वर प्रोटेक्टेड, देन स्टेट्स डिड नॉट शो इंटरेस्ट, स्टेट्स ने शो नहीं किया था इंटरेस्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पॉपुलेशन कंट्रोल हैज़ बिन गवर्नमेंट्स ऑपरेशन विद पीपल्स कॉपरेशन, इट शुड हैव बिन द अदर वे अराउंड। कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यही निकलेगा कि इतनी सारी जो लिमिटेशंस हैं, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस सम सक्सेस इन अर्बन एरियाज हैज़ बीन अचीव्ड। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं लेकिन तब भी अगर अर्बन एरियाज को हम देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हिसाब से काफ़ी हद तक जो है सक्सेस हमें मिली है। बट रूरल एरियाज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी भी बहुत बुरी हालत है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये कोई एक डायमेंशन का नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें इकोनॉमिक चीज़ें आ जाती है, आपकी सोशल आ जाती है, फैमिली प्लानिंग आ जाती है। तो ये कोई एक डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशनल है। और इसको हैंडल करने के लिए भी हमें मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, कोई एक डायमेंशन की अप्रोच से नहीं होने वाला है। सो जो मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच है वो क्या है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड फैमिली प्लानिंग। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में। सो अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।